Hello friends, welcome to our channel Lok Sabha Exams powered by Whiteboard Star Learning App. So as you know, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा वैकेंसी आई है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम, ठीक है। उसके लिए जो प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट है जिसमें कि लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, RTA एक्ट, न्यू पेंशन स्कीम, कंप्यूटर, राइट। उसी के रिगार्डिंग दोस्तों हम लोग एक करके हर एक्ट का थ्योरी और उसका जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन है डिस्कस कर रहे हैं, राइट। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है पहले फैक्ट्रीज एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, RTI, देन न्यू पेंशन स्कीम, ऑलरेडी 4-5 हमने कर लिए डिस्कस। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ठीक है। कौन सा टॉपिक है आज हमारा? टुडे वी विल डिस्कस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट IDA 1947, राइट। सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, क्या क्या इसमें सेक्शंस हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पता है, ऐसे नाम से पता चला होगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है। तो जैसा कि बताया, किसी भी इंडस्ट्री में क्या रहते हैं, कौन कौन से रहते हैं, किसी फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में कौन कौन से मेन लोग रहते हैं? एक होता है वर्कर या एम्प्लॉय, ठीक है, इसको एम्प्लॉय भी बोलते हैं, राइट, एम्प्लॉय भी बोलते हैं। दूसरा कौन होता है? एम्प्लॉयर या फैक्ट्री ओनर, ये जो फैक्ट्री का मालिक होता है, एम्प्लॉयर, ओके, या फैक्ट्री ओनर, राइट, ठीक है। किसी भी फैक्ट्री में क्या होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं, फैक्ट्री के ओनर्स होते हैं, ठीक है, या उसके मैनेजर्स होते हैं, या जो हायर ऑफिशियल्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, और नहीं तो वर्कर होते हैं जो काम करने। तो दोनों के बीच में हो सकता हो कुछ विवाद हो, कुछ डिस्प्यूट हो आ जाए किसी भी रीजन से, इन टर्म्स ऑफ वेजेज, इन टर्म्स ऑफ वर्किंग कंडीशन, इन टर्म्स ऑफ राइट्स, उनके जो वेलफेयर है, सोशल वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो उसी के लिए दोस्तों इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, उसमें की प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर, और फैक्ट्री ओनर और फैक्ट्री वर्कर, then how to resolve those things, they have mentioned those provisions and sections, ठीक है। उसके लिए इन्होंने डिटेल में प्रोविजन है। तो फैक्ट्री का जो वर्कर्स और एम्प्लॉयर के बीच में रिलेशन कैसे मैनेज करना है, IDA एक्ट होता है, ठीक है। सो दैट इज मेंशन इन दिस डिस्प्यूट एक्ट, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये दोस्तों हम लोग का जो ये इनिशिएटिव है, जो हम वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे ऐप पर, जो वाइट बोर्ड ऐप है हमारा, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिए हुए हैं सारी चीज़ के लिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, हमारे पर नंबर पर्सनल आल्सो यू कैन कांटेक्ट, राइट। तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। हर टॉपिक का आपको MCQs मिल जाएगा, टॉपिक वाइज MCQs, टेस्ट सीरीज़ भी है हमारा, ठीक है। ई बुक है ये सारे टॉपिक्स का, ये सारी PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आप बहुत ही कम फीस में, बहुत ही नॉमिनल फी में आप ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, एंड दोनों लैंग्वेज में, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है, दोनों लैंग्वेज में, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि हिंदी के लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत रहती है, बट हमने दोनों लैंग्वेज में आपको कंटेंट उपलब्ध कराया है यहाँ पे, राइट। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं, अंडरस्टूड। चलो तो अंडरस्टूड। तो जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको, चलो अभी स्टार्ट करते हैं अपने एक्चुअल क्लासेस को। ये देख लीजिए, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, औद्योगिक विवाद अधिनियम, इसको हिंदी में भी देखिए, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, राइट, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इसको आपको ईयर भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है कि कौन से दे देंगे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर, ठीक है, या कब इसका गठन कब किया गया था, या किस सन में लाया गया था, ठीक है। वाज इनेक्टेड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़। आई टोल्ड यू इनिशियली कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट आता है, ठीक है, उसको रिजॉल्व करने के लिए दे हैव दिस एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ओके, एंड टू इंश्योर इंडस्ट्रीज पीस एंड हार्मनी, ठीक है। जो इंडस्ट्री में, किसी भी वो फैक्ट्री में पीस और हार्मनी मेंटेन करने के लिए दिस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में प्रोविजंस दिए गए हैं, ठीक है। हिंदी में देखिए है कि जो औद्योगिक विकास अधिनियम है, ठीक है, विवाद अधिनियम, सॉरी,
को नियोक्ता, नियुक्त एम्प्लॉय को बोलते हैं, और कर्मचारी के बीच विवादों को हल करने और औद्योगिक शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था। इसके लिए इसका गठन लागू किया गया था। अंडरस्टूड? ठीक है। टू प्रमोट ऑब्जेक्टिव्स, पहले क्या है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जस्ट दोस्तों एक समरी आपको दे रहे हैं, एक अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं एक्ट में क्या क्या है। आपको डिटेल में इसके सारे ये जो बेयर एक्ट्स हैं उसको डाउनलोड कर लीजिए। इसके जो ओरिजिनल एक्ट्स हैं वो उसका PDF आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, उसको एक एक करके जस्ट रीडिंग कर लगाइए आप ये वीडियोस देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा प्रोविजंस कैसे हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। एक बार आप MCQs प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, सेक्शंस हैं, शेड्यूल्स है, कैसे आपको उसको याद रखना है। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट क्या है, टू प्रमोट इंडस्ट्रियल पीस, दे सकता है क्वेश्चन, टू प्रमोट इंडस्ट्रियल पीस एंड प्रिवेंटिंग एंड सेटलिंग डिस्प्यूट्स। ठीक है, दूसरा टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स। ठीक है, दोनों का हो सकता है, राइट्स ऑफ वर्कर्स ऑल्सो, एम्प्लॉयर्स ऑल्सो। ऐसा नहीं कि केवल एक का ही राइट हो सकता है, दोनों के राइट्स का है प्रोटेक्शन इसके अंदर मेंशन किया गया है। एम्प्लॉयर्स के भी राइट्स मेंशन किए गए हैं कि एम्प्लॉयर्स का क्या क्या, उनके पास क्या क्या प्रिविलेज उपलब्ध है सपोज। ठीक है, टू इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर्स इन ले ऑफ्स एंड रिटेंचमेंट। सपोज इनके सब ले ऑफ करना है, कंपनी से छटनी करती है, ठीक है, रिटेंचमेंट करती है या उनको निकालती है, ठीक है, वर्कर्स को निकालने का प्रोविजन करती है, तो फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए कि उनमें कुछ उनको कंपनसेशन देना है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि किस कंडीशन में ओनली आप यू कैन गो फॉर ले ऑफ्स और रिट्रेंचमेंट। ठीक है, तो दे हैव लेट डाउन द प्रोसीजर्स की अंडर विच कंडीशन यू कैन गो फॉर ले ऑफ्स एंड रिट्रेंचमेंट। अंडरस्टूड? सो दोज प्रोविजंस आर laid down in these Industrial Dispute Act 1947. Understood? ठीक है, so this is why it is very very important for this act, so that there will be peace and harmony in the industries. Understood? So this is the objectives of act. Understood? चलिए आगे बढ़ते हैं, we'll go forward. Now important definitions, already we have seen की objective. Now we will see what are the important definition under this IDA Act 1947. देखिए यहाँ पे important है, एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडस्ट्री सेक्शन 2J, ये 2J जो है ये कहीं दे सकता है कि एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 इंडस्ट्री टर्म इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ IDA एक्ट। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन दे कैन आस्क। ऑलरेडी इन PY की प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का जो वीडियो है दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है हमारे ऐप पे जाइए, वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस मिलेगा, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं। दे हैव आस्क्ड सच क्वेश्चंस। ठीक है, कि अंडर विच सेक्शन द डेफिनेशन ऑफ वर्कर इज मेंशन्ड और वर्कमैन इज गिवन एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और फैक्ट्रीज एक्ट और ट्रेड यूनियंस एक्ट, एनी एक्ट फॉर द मैटर, राइट। तो इस तरह की चीज़ों पे आपको अटेंशन पे करना है, कहने का ये मतलब है, राइट। 2J में क्या है, एनी सिस्टमैटिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये एक डिफिनेशन है इंडस्ट्री की, एनी सिस्टमैटिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सिस्टमैटिक क्यों, अब घर पे कोई 10 लोग काम कर रहे हैं या कोई इधर 5 लोग अपने घर से कर रहा है, मैं अपने नहीं, देर विल बी अ सिस्टम, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा एम्प्लॉयर के बीच, एक टर्म्स एंड कंडीशन होगी, एक कल्चर होगा। दैट्स व्हाई ये कॉमन फैक्ट्री कल्चर आया कि कॉमन प्लेस पे जाएंगे और हम लोग काम करेंगे। ठीक है, वहाँ पे मिनिमम बेसिक चीज़ें होंगी, ड्रिंकिंग वाटर होगा, वर्किंग कंडीशन होगा, सेफ्टी के इश्यूज नहीं होंगे, इलेक्ट्रिसिटी होगा, एयर सर्कुलेशन होगा, ऑल दोज थिंग्स। तो दे हैव डिफाइंड दिस एज ए इंडस्ट्री। चलो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किसे डिफाइन करेंगे, देखिए सेक्शन 2K, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा गया है ऑलरेडी एग्जाम में कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किस सेक्शन में डिफाइन किया गया, सेक्शन 2K। अंडरस्टूड? तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है औद्योगिक विवाद, इसको हिंदी में बोलते हैं औद्योगिक विवाद, हिंदी और इंग्लिश में, इसीलिए दोनों में एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ दोस्तों, तो आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इवन यू आर इन फ्रॉम हिंदी मीडियम ऑल्सो। ओके, स्टिल यू हैव एनी डाउट, आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम है लैंग्वेज का, तो डेफिनेटली प्लीज़ कमेंट इन द
कमेंट सेक्शन, ठीक है। प्लीज़ मैसेज करिए कमेंट सेक्शन में, बताइए कि ये प्रॉब्लम है या ये इम्प्रूवमेंट करिए आप। डेफिनेटली वी विल इनकॉर्पोरेट दोज कमेंट्स ऑल्सो, दोज सजेशंस ऑल्सो। अंडरस्टूड। चलो, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का क्या डेफिनेशन क्या है? सेक्शन 2K। सिंपल है, क्वेश्चन बन सकता है कि पूछ सकते हैं कि सेक्शन 2K क्या है, या रिवर्स में कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द IDA एक्ट 1947, राइट। दोनों तरह से इसको क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो यू शुड हैव क्लियर आइडिया, क्लियर कट कि हाउ यू हैव टू डील विद सच डिस्प्यूट रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या कंडीशन ऑफ लेबर। दोज थिंग्स विल कम अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। कौन कौन से? डिस्प्यूट रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, आपके रोजगार से संबंधित कोई डिस्प्यूट है। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन जो एम्प्लॉयमेंट की होती हैं, क्योंकि आप जब ज्वाइन करते हो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिशमेंट, तो देयर विल बी सम टर्म्स कि इतने दिन का नोटिस देना है, इतना ऐसा करना है, इतने दिन का आपको ज्वाइन करना है, इतने टाइम पे आना है, ठीक है। आप रिजाइन करना है तो क्या प्रोविजन है, आपको 1 महीने का नोटिस देना है, राइट। ऑल दोज थिंग्स, अगर आप नोटिस नहीं देते हैं तो यू हैव टू पे द सैलरी। ऑल दोज थिंग्स, टर्म्स एंड कंडीशन इज डिफाइंड एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट ज्वाइनिंग, राइट। दे विल गिव सम ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर्स, ठीक है। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये वर्कमैन्स, ठीक है। वर्कमैन किस में डिफाइन है? देखिए ये क्वेश्चन तो अब आया ही था, ये 2015 में क्वेश्चन में आया हुआ है। देखिए दोस्तों कि इसकी डिफिनेशन क्या है, ठीक। तो इसकी डिफिनेशन देखिए आई हुई है, वर्कमैन। वर्कमैन ऑलरेडी डिफाइन है, ये पूछा गया है ऑलरेडी 2015 में। कब आया था क्वेश्चन? 2015 में, कि विच सेक्शन में वर्कमैन वॉज डिफाइंड। 2S बहुत इंपॉर्टेंट है, 2015 में पूछ। एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन एन इंडस्ट्री एक्सक्लूडिंग दोज इन मैनेजरल और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स, ठीक है। वर्कमैन की डेफिनेशन क्या है कि एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री एक्सक्लूडिंग दोज इन मैनेजरल पोस्ट, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखिए मैनेजरल और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स, ठीक है। देखिए 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से? किसी भी उसमें क्या होते हैं? वर्कर होते हैं, ओके, एंड एग्जीक्यूटिव होते हैं, ऑफिसर्स जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव्स, ओके। इसको जनरल टर्म में क्या बोलेंगे? ऑफिसर, उसको वर्कर बोलेंगे, ओके। वर्कर्स कौन होते हैं? जो कि नॉन मैनेजरल और नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस होते हैं, जिनकी जो पे ग्रेड होती है, जो ग्रेड होता है वो वर्कमैन ग्रेड होता है, WG, ओके, राइट। टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ओके, जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, ठीक है। वर्कर्स कौन है? जो नॉन मैनेजरल और नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में है, छोटे काम के लिए हैं, रेगुलर काम के लिए, मैनुअल वर्क के लिए हैं, ठीक है। जैसे कि आर्टिशन होते हैं, फैक्ट्रीज में आर्टिशन, पेंट शॉप में काम करते हैं, या फ्लोर शॉप पे काम करते हैं, या वर्कशॉप में काम करते हैं, ठीक है। वेल्डर्स होते हैं, दोज पीपल विल कम अंडर द जब वर्कमैन ग्रेड, ठीक है। ऑफिसर्स क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव ग्रेड होता है, EG एग्जीक्यूटिव ग्रेड, ओके, एंड दे विल बी पार्ट ऑफ वर्कर ग्रेड, राइट। तो एक जनरल डिस्कशन है, जनरल इन्फॉर्मेशन है। तो दैट्स व्हाई इट इज सेइंग कि ऐसे लोग नहीं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजर पोस्ट पे हो, नो, दोज आर एक्सक्लूडिंग इन मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स, ठीक है। दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2S। अंडरस्टूड? आई होप you have understood the definitions, because it is very important. They have asked these questions already, right? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सेम चीज़ देखिए हिंदी में है दोस्तों। उद्योग धारा 2J जो है, ठीक है, धारा 2S, धारा 2 का औद्योगिक विवाद क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं। धारा 2 का, ठीक है, 2J ऑल्सो, 2S ऑल्सो, राइट। दिस सेक्शंस ऑलरेडी दे हैव आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है इसका। मैंने ऑलरेडी सारे जितने सारे एक्ट्स में आपको बताया है तरीका क्या है। यू डाउनलोड बेयर एक्ट्स, जो ओरिजिनल एक्ट्स हैं इसके हिंदी और इंग्लिश जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, उसको आप PDF में, अगर आपको सॉफ्ट कॉपी आपको नहीं कंफर्टेबल है तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, राइट। अपने पास रखिए रेफरेंस के लिए, उसको एक बार जस्ट गो थ्रू रीडिंग मारिए, क्या क्या प्रोविजन है, क्या क्या है। उसके बाद ये जिस्ट जो हमारे समरी है वो हमारे ऐप पे भी उपलब्ध है, आपकी सारी जिस्ट समरी ई बुक के फॉर्म में, ठीक है। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा हमारे ऐप पर, ठीक है।
तो वहाँ से जस्ट उसको रिवाइज करिए बाद में, बट एक बार रीडिंग जरूर मान लीजिए जो बेयर एक्ट है। मेरा जो सजेशन है आपको, अगर आप अच्छे से क्वेश्चन सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, अंडरस्टैंड। इफ यू आर प्रिपेयरिंग सीरियसली, so that is must, you should have the original acts at your study system, understood। तो you should have that act in your hands, right। चलिए आगे बढ़ते हैं। I hope I have given enough time, right। okay, authorities अंदर दिस एक्ट, जो IDA एक्ट है, क्या है हम पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी अथॉरिटीज डिफाइन है, ठीक है। पहला क्या है देखिए, वर्क्स कमिटी होती हैं। पहला क्या है, वर्क्स कमिटी, दैट इज डिफाइंड इन सेक्शन 3, राइट। रिजॉल्व डिस्प्यूट एट द वर्क प्लेस, ठीक है, रिजॉल्व डिस्प्यूट्स एट द वर्क प्लेस लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वर्क्स कमिटीज होती हैं किसी भी फैक्ट्री में, किसी उसमें क्या है, सेक्शन 3 के अंदर देर विल बी सम वर्क्स कमिटीज, ग्रुप ऑफ पीपल नॉमिनेटेड एज वन कमिटी दे विल फॉर्म, ठीक है, बाय नॉमिनेटिंग मेंबर्स फ्रॉम द वर्कर्स हु विल रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स एट वर्क प्लेस। सपोज देयर इज अ डिस्प्यूट विद इन द वर्कर्स एंड वर्कर्स, ठीक है, और वर्कर्स एंड मैनेजर्स, ठीक है। जो वर्कर और बॉस में ज़्यादातर देखा होगा आपने, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, राइट, ड्यू टू सम इशू, पर्सनल आर ऑफिशियल थिंग्स, राइट। तो उसके लिए क्या वर्क्स कमिटीज़ हैं जो डिफाइन होती हैं, जो कि डिफाइन की गई आईडिया एक्ट में, ठीक है, सेक्शन 3 के अंदर। दे विल रिजॉल्व दोज थिंग्स बाय डिस्कसिंग, बाय यू नो लिसनिंग बोथ पार्टीज एंड बाय मीडिएटिंग द थिंग्स, ओके, अंडरस्टूड, ठीक है। कंसिलिएशन ऑफिसर, देखिए दूसरा क्या है, वर्क्स कमिटी होते हैं, कंसिलिएशन ऑफिसर होता है सेक्शन 4 में, ठीक है। अपीली काइंड ऑफ थिंग, कि एक जो दो समझौता कराता है, कंसिलिएशन मतलब कि आपस में समझौता कराना, ठीक है, दोनों पक्षों को मिला के समझा बुझा के उनको आपस में कंसिलिएशन करना, ठीक है। मीडिएट्स बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयज। सपोज एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में कुछ इशू हो जाता है ड्यू टू एनी कंडीशन, ऑलरेडी भी हमने देखा, एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किसी भी टाइप का हो सकता है, बेस्ड ऑन द एम्प्लॉयमेंट और समथिंग, ओके। तो जो कंसिलिएशन ऑफिसर होता है सेक्शन 4 में डिफाइंड है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है कि कंसिलिएशन ऑफिसर इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द आईडीए एक्ट। ऑप्शन दे देगा सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट द राइट आंसर। सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क, एंड ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पेपर में हमने देखा था इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, गेटिंग। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत टाइम दे के आपको आराम से समझा रहा हूँ। स्टिल यू हैव एनी डाउट, यू हैव एनी कन्फ्यूजन, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, आप बता सकते हो। अदरवाइज हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अपना रिव्यू दे सकते हो। यू कैन पर्सनली कॉन्टैक्ट ऑल्सो, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये रहा कंसिलिएशन ऑफिसर। उसके बाद जो थर्ड लेवल है देखिए, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन। अगर उससे भी बात नहीं बन रही है तो आप दूसरे लेवल क्या है, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन। एक उससे भी सीनियर लेवल है, एक बोर्ड बनाया गया है कंसिलिएशन के लिए, जिसमें कि हायर ऑफिशियल्स दे विल बी मे बी पार्ट एंड सम नॉमिनेटेड मेंबर्स फ्रॉम द वर्कर्स ऑल्सो, ठीक है, राइट। तो वो किस में है, सेक्शन 5 में डिफाइन है। देखिए सेक्शन 5 में, अ टेम्पोररी बॉडी टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, ओके। वर्क्स कमिटीज होती हैं, देन उसके बाद कंसिलिएशन ऑफिसर होता है, देन बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन होता है सेक्शन 5 में एज पर। देन अगर उससे भी बात नहीं बनती है, सपोज उससे भी आपस में समझौता नहीं होता है, कुछ हल नहीं निकलता है, सोल्यूशन नहीं निकलता है उस डिस्प्यूट का, देन आप क्या करना है, देन यू कैन गो फॉर लेबर कोड, ओके, यू कैन गो फॉर लेबर कोड अंडर सेक्शन 7। तो लेबर कोड किस में डिफाइन है, अंडर सेक्शन 7 में डिफाइन है, तो आप लेबर कोड भी जा सकते हो, ठीक है। हैंडल्स डिस्प्यूट रिलेटेड टू वेजेस, वर्किंग कंडीशन एक्सेट्रा, राइट। तो यू कैन गो फॉर लेबर कोड, अंडरस्टूड। नाउ इससे आगे क्या है, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स, सेक्शन 7A, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 7A, किसमें, सेक्शन 7A, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, बिकॉज इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई एम पेइंग अटेंशन। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स या ट्राइब्यूनल्स इसको बोलते हैं, ठीक है।
ओके, किसमें? ट्राइब्यूनल्स के सेक्शन 7A डील्स विथ मोर सीरियस डिस्प्यूट्स। अंडरस्टूड? ठीक है, ये किस में डिफाइन है? 7A में। ठीक है, तो अथॉरिटीज अंडर आईडीए एक्ट में ये 5 अथॉरिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ठीक है, ये पूछे जा सकते हैं किसी भी फॉर्म में, राइट? कौन कौन से हैं देखिए, एक बार देख लेते हैं। पहले लेवल पे क्या है देखिए, वर्क्स कमिटी। जस्ट मैं एक बार यहाँ समराइज कर देता हूँ आपको, क्या है? वर्क्स कमिटी। ओके, ठीक है। दूसरा क्या है देखिए, अगर वर्क्स कमेटी से बात नहीं होती, दूसरा क्या है? कॉन्सिलिएशन ऑफिसर, जो आपसी समझौता कराता है। ठीक है, कॉन्सिलिएशन ऑफिसर। ओके, तीसरा क्या है देखिए, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन। एक टेम्परेरी बोर्ड बनाया जाता है ऑफ सीनियर ऑफिशियल, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन। जस्ट आई एम समराइजिंग। ओके, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन। ओके, चौथा क्या है देखिए, यू कैन गो फॉर लेबर कोड इफ, ठीक है, लेबर कोड्स आर देयर। ओके, पांचवा क्या बताया हमने? बताया पांचवा है इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स। ओके, क्या है? इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स। ओके, दिस इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स अंडर 7A, राइट? तो ये सारी चीज़ें इसमें डिफाइन है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, दैट्स व्हाई आई एम पेइंग अटेंशन। मैं बहुत आराम से आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें ये आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। दिस सेक्शन और इनका प्रोसीजर दे सकता है या किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अंडरस्टूड? आई होप अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। ये देखिए सारी चीज़ें उसमें इंग्लिश में दी, हिंदी में सारी दी हैं। कार्यस्थल समिति होती है, सुलह अधिकारी होता है, सुलह बोर्ड होता है, श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्याय अधिकारियों। ठीक है, सारी जो चीज़ें हिंदी हमने इंग्लिश में देखा था। कार्यस्थल स्तर पर विवादों का सुलझाना, नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच मध्यस्थता करना। सुलह बोर्ड का काम है विवादों को सुलझाने के लिए एक अस्थायी निकाय। श्रम न्यायालय क्या करता है? वेतन, कार्य की स्थिति और आदि संबंधित विवादों को संभालता है। औद्योगिक न्याय अधिकार क्या करता है? अधिकार गंभीर विवादों से निपटता है, राइट? तो ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे मेंशन है, राइट? सुलह अधिकारी जो कंसिलिएशन होता है, आपस में सुलह करवाता है इसका, तो इसको इसलिए कहा गया है सुलह अधिकारी, राइट? सुलह बोर्ड होता है, एक टेम्परेरी बॉडी होती है। अगर इससे काम नहीं हो रहा है तो ये एक्चुअली एक इस ऑर्डर में है कि सीरियसनेस ऑफ क्राइम, अगर जैसे यहाँ से स्टार्ट होता है और ये यहाँ तक जाता है, ठीक है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम यहाँ से वर्क कमेटी से एंड ये इट कैन गो फॉर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल तक, राइट? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। स्ट्राइक और लॉकआउट ऑलरेडी हमने देखा था कि वर्कर्स क्या है, स्ट्राइक कर सकते हैं अगर उनकी कोई डिमांड पूरी नहीं होती है। ठीक है, अगर उनकी कुछ डिमांड्स हैं जो उनको लगता है कि उनके राइट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, उनके लेबर राइट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, या उनके सोशल सिक्योरिटी के लिए या वर्क से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसे इश्यूज है, बट फैक्ट्री ओनर या जो एम्प्लॉयर है दे आर नॉट पेइंग अटेंशन, दे आर नॉट रिजॉल्विंग, देन दे कैन गो फॉर स्ट्राइक। स्ट्राइक क्या होता है कि टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ वर्क, दे विल नॉट वर्क, दे विल सिट ऑन धरना, सिंपल, दैट इज कॉल्ड ए स्ट्राइक। तो ये जो है इसमें डिफाइन है कि स्ट्राइक किस किस कंडीशन में लीगल है, किस कंडीशन में आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हो। ठीक है, ऑल दोज थिंग्स आर डिफाइंड इन दिस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, राइट? तो वही चीज़ है स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। स्ट्राइक जो डिफिनेशन है सेक्शन 2Q, किसमें? 2Q इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, सॉरी कौन से सेक्शन में? 2Q। ओके, वर्कर्स रिफ्यूज टू वर्क टू प्रेस डिमांड्स। मैंने बताया कि दे विल नॉट वर्क, दे विल रिफ्यूज टू वर्क टू प्रेस डिमांड्स, टू pressurize management for fulfilling their demands, so that is called strike. Okay, lockout, section 2I, lockout क्या है? employers stop work to pressurize workers। से रिवर्स, स्ट्राइक में क्या करते हैं? एम्प्लॉय जो वर्कर्स है वो काम नहीं करते हैं। इसमें क्या है, लॉकआउट में कंपनी ओनर या फैक्ट्री ओनर, दे विल लॉक द कंपनी, दे विल से ओके कंपनी लॉक कर दिया,
देयर विल नो वर्क, नो पे, ठीक है, कोई काम नहीं होगा तो पैसे भी नहीं मिलेंगे, जाओ जो करना हो कर लो। सो लाइक दैट समटाइम हैपेंस। जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा अहमदाबाद मिल वर्कर्स, गांधी जी ने उसमें जाके समझौता करवाया था, ठीक है, जो प्लेग बोनस था और इश्यूज थे अहमदाबाद मिल वर्कर्स का, वो सब था, मतलब ठीक है। तो वो चीज़ें उस टाइम से चली आ रही हैं, सारी चीज़ें जो हम एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच जो एक फ्रिक्शन होता है, एक डिस्प्यूट होता है ड्यू टू मेनी इश्यूज, तो इनके फ्रिक्शन हमेशा से रहे हैं, ठीक है। तो प्रोहिबिशन सेक्शन 22 से 23 में डिफाइन है, स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज नीड प्रायर नोटिस, ठीक है। कि सपोज कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं, ऐसी फैक्ट्री, ऐसी संस्था है जैसे रेलवे है, रेलवे के जो वर्कर्स हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में हैं, ठीक है। अगर रेलवे के ऑफिस जो यूनियंस हैं या वर्कर्स हैं अगर स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो पूरा रेलवे सिस्टम रुक जाएगा। आप सडनली ऐसे ये नहीं है कि मन किया स्ट्राइक पे चले गए, नो, उससे क्या है कि पूरा सिस्टम रुक जाएगा, बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाएंगे, रेलवे के लोग इधर से उधर वेट करते रह जाएंगे स्टेशन पे, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, प्रायर नोटिस देना है, वही डिफाइन है कि स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स इन पब्लिक ड्यूटी सर्विसेज नीड प्रायर नोटिस, आपको प्रायर नोटिस देना है, ठीक है। मेन में उसके रूल्स हैं कि 30 दिन पहले या 14 दिन पहले या कुछ ऐसा है कि आपको उसके पहले नोटिस देना है कि हम लोग ऐसा ऐसा डिमांड्स है एंड हम लोग स्ट्राइक पर जा रहे हैं इस दिन, राइट, इस दिन से। So those things are defined in this is strike and lockout section of this IDA Act, ठीक है। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, स्ट्राइक की डेफिनेशन से 2Q, इस पे क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ले ऑफ, रिट्रेसमेंट एंड क्लोजर। देखा था हमने कि ले ऑफ, मान लीजिए कंपनी से या फैक्ट्री से किसी जो है वो वर्कर्स को निकालना चाहते हैं, उनके पास काम नहीं है वो है, या उन्होंने सैलरी का बर्डन ज़्यादा हो रहा है, तो दे वांट टू गो फॉर ले ऑफ, रिट्रेसमेंट या क्लोजर। दे आर 3 थिंग्स, तीनों अलग अलग मीनिंग है। ले ऑफ का क्या मीनिंग है, रिट्रेंचमेंट का क्या मीनिंग है, क्लोजर का क्या मीनिंग है, ठीक है। छटनी या परमानेंटली निकालना या कंपनी बंद करना, ये हिंदी में भी है, आपको देखिए, छटनी कर्मचारी कटौती या संस्था बंद करना, ठीक है। तो ले ऑफ क्या है, छटनी करना, ठीक है। नियोक्ता की अस्थायी असमर्थन, इससे वह कार्य प्रदान नहीं कर सकता। टेम्परेरी इनेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड वर्क, मान लीजिए रिसेशन आता है तो क्या आपने सुना होगा न्यूज़ में आता है कि ले ऑफ चल रहा है, कंपनी ने इतने, अमेजन ने या फ्लिपकार्ट ने या इसने ले ऑफ कर दिया इतने एम्प्लॉयज़ का, ठीक है, ले ऑफ ड्यू टू रिसेशन। इसका मतलब क्या है कि दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द वर्कर्स टेम्परली ड्यू टू लैक ऑफ प्रोडक्शन और लैक ऑफ वर्क, ठीक है। रजिस्ट्रेशन काम नहीं है, कस्टमर नहीं है उनके पास, तो किसके लिए काम वो बनाएंगे प्रोडक्ट या सर्विसेज, ठीक है। तो उनको एम्प्लॉय की सैलरी कहाँ से देंगे, बैठा कर तो सैलरी नहीं दे सकते, देन दे विल गो फॉर ले ऑफ। वो किस में डिफाइन है, सेक्शन 2 के। सोच रहे देखें कितने सब सेक्शन है इसमें, ये सारे सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसको आप पीपीटी को बार बार देखिए, इस वीडियो को 4-5 बार देख लीजिए, आपको ये सारे सेक्शंस याद हो जाएंगे, अंडरस्टूड। मैं इसलिए बहुत आराम से आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके ये सारे एक्ट को समझा रहा हूँ, ठीक है। इसके PDF चाहिए तो हमारे ऐप पे मिल जाएगा, वीडियोस आपको सारी चीज़ें ऐप पे मिल जाएंगी, वहाँ से आप इसको पूरा सब्सक्राइब कर सकते हो बहुत ही कम फीस में, ठीक है। तो देखिए टेम्परेरी ये तो हो गया ले ऑफ। रिट्रेंचमेंट, ठीक है, कर्मचारी कटौती जिसको बोलते हैं, सॉरी, सेक्शन 200, सेक्शन क्या है 200, टर्मिनेशन ऑफ ए वर्कर फॉर रिडंडेंसी, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये क्या होता है, रिट्रेंचमेंट क्या चाहिए, क्या है कि बहुत सारे मान लीजिए वर्कर हैं जो सेम काम करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, तो उनको नहीं चाहिए, दे डोंट वांट, तो दे विल गो फॉर रिट्रेंचमेंट। जिसमें क्या होता है, आवश्यकता कारण कर्मचारी की सेवा, मतलब आवश्यकता ही नहीं है, आवश्यकता से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, तो दे विल गो फॉर रिट्रेंचमेंट। क्लोजर देखिए किसमें है, 2CC। क्लोजर मतलब कि फाइनली फैक्ट्री को या कंपनी को बंद करना ड्यू टू लैक ऑफ बिजनेस, आपके पास काम नहीं है बस, तो क्या करेंगे फाइनली, सैलरी कहाँ से देंगे आप, तो यू कैन गो फॉर क्लोजर सेक्शन 2CC। ओके, परमानेंट शटिंग डाउन ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, किसी प्रतिष्ठान को स्थायी रूप से बंद कर देना, राइट। तो अगर आपके पास काम नहीं है, आपके पास सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है आ रहा है, तो फाइनली व्हाट यू विल डू, यू विल गो फॉर क्लोजर
अंडर एज पर द सेक्शन 2CC, राइट। उसके प्रोविजंस हैं किस कंडीशन में जा सकते हो आप, इतने से कितने से कम वर्कर हैं, ज़्यादा वर्कर हैं तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है। आई थिंक अगर 300 से ज़्यादा वर्कर हैं तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है, पहले तो था ऐसा। तो दीज थिंग्स यू नीड टू लिटिल बिट गो इन डीप, दे में आस्क सच थिंग्स, राइट। तो क्लोजर, रिट्रेसमेंट, ले ऑफ, स्ट्राइक, ऑल दोज थिंग्स यू अंडरस्टूड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, ग्रीवियंस, रिड्यूसल एंड पेनल्टीज। मान लीजिए कुछ ग्रीवियंस है एम्प्लॉयर की, सॉरी वर्कर्स की, एंड पेनल्टीज है कुछ एम्प्लॉयर पे। मान लीजिए कोई चीज़ वो एज पर प्रोविज़न जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसके हिसाब से वो मेंशन है, बट दे आर नॉट फॉलोइंग। अगर आप जो प्रोविजंस है उसको उल्लंघन कर रहे हैं, आप उसको अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कुछ पेनल्टीज़ हैं, ठीक है। कुछ रिड्यूसल मैकेनिज्म भी है ग्रीवियंसेस के लिए भी हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ग्रीवियंस रिड्यूसल कमेटी होती है, GRC जिसे बोलते हैं, सेक्शन 9C एक कमेटी होती है, रिजॉल्व्स वर्कर्स ग्रीवियंसेस, ठीक है। अगर आपके पास कोई समस्या है, ग्रीवियंस मतलब कि वर्कर्स की समस्याएं हैं, उनको जो कंप्लेंट्स हैं, ठीक है, आपकी कुछ जो भी कंप्लेंट्स हैं या कुछ आपके समस्याएं हैं, तो आप इस जो GRC होता है, ग्रीवियंस रिड्यूसल कमेटी, आप वहाँ पर जाकर रेज कर सकते हो। एवरी इस एस्टेब्लिशमेंट विल हैव दैट GRC बेस्ड ऑन द सम टर्म्स एंड कंडीशन, ओके। तो दैट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन? 9C. This question may ask, okay, may be asked. Now penalties देखिए, section 25Q और 25R, they have defined the penalties. Employers violating provisions are liable for fines and imprisonment, ठीक है। अगर आप पेनल्टीज या जो भी प्रोविजंस हैं अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो यू आर लाइबल फॉर फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट ऑल्सो। इम्प्रिजनमेंट में जेल भी जा सकते हैं जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा उस पोस्ट के लिए, ठीक है। फैक्ट्री मैनेजर होगा या जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन या रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज होंगी, लाइक चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑल्सो मे बी एज पर द रूल्स एंड गाइडलाइंस, अंडरस्टूड। तो ये पेनल्टीज किसमें? सेक्शन 25Q 25R में डिफाइन है, ठीक है। शिकायत निवारण समिति ने बताया, ग्रीवियंस रिड्यूसल कमेटी, शिकायत निवारण समिति धारा 9C में। दंड किसमें है? पेनल्टीज के 25Q 25R में डिफाइन किए गए हैं। तो ये यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है। आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। तो ये दूसरा, अगला की अमेंडमेंट्स एंड रिसेंट चेंजेस। की अमेंडमेंट्स एंड रिसेंट चेंजेस, जो IDA एक्ट है, IDA एक्ट 1947, उसके अंदर जो रिसेंट चेंजेस या अमेंडमेंट्स किए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। को पता है कि नया लेबर कोड्स आने वाला दोस्तों, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड IRC 2020, ठीक है, एम्स टू सिंप्लीफाई एंड मर्ज लॉ। ऑलरेडी हमने देखा कि लगभग 20 से ज़्यादा लेबर एक्ट्स हैं हमारे पास। तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इस पे काम किया है कि लेबर कोड्स बनाए हैं, 4 लेबर कोड बनाए हैं, ठीक है। कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, विच विल सबस्यूम्स, जो कंबाइन कर लेंगे उसको अपने आप में बाकी के जो रिलेटेड एक्ट्स हैं, एंड देयर विल बी न्यू लेबर कोड्स, ठीक है। ऑलरेडी 2020 में वो एक दिया था डॉक्यूमेंट, ऑलरेडी दे हैव रिलीज्ड एंड दैट इज अंडर द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं लेबर कोड के बारे में, कौन से लेबर कोड में कौन सा एक्ट सबस्यूम किया गया है। तो ये आप ये थोड़ा सी देख लीजिएगा, हमारे अगले वीडियोज़ या अगले उसमें PDF में ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, राइट। हमारे जो E-बुक है वो भी अवेलेबल है हमारे प्लेटफॉर्म पे, ऐप पे, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, कौन से नए नए लेबर कोड हैं, किस में कौन सा एक्ट समाहित होता है, राइट, ओके। सो दोज प्रोविजंस आर मेंशन्ड इन दिस न्यू लेबर कोड्स। क्या क्या है आपको एक बार थोड़ा सा ये भी पढ़ना है, पूछ सकता है। न्यू लेबर कोड्स जो हैं ओके, ये एक्चुअली 4 है मेनली तो, ठीक है। 4 ये 2020 में ही आए थे, अराउंड 2020 के आसपास, राइट। तो ऑलरेडी ये दिस इज इन प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, राइट। थ्रेशोल्ड फॉर ले ऑफ रिटायरमेंट इंक्रीज टू 300 वर्कर्स, ठीक है। यहाँ हमने मैं बताया कि थ्रेशोल्ड फॉर ले ऑफ एंड रिप्लेसमेंट इंक्रीजेज टू 300 वर्कर्स, ठीक है। तो 300 वर्कर्स तक हो गया कि आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है,
अगर किसी भी फैक्ट्री किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में उसमें 300 से कम वर्कर हैं तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन गो फॉर ले ऑफ एंड रिट्रेसमेंट, ठीक है। सो दीज आर द प्रोविजंस, न्यू amendments, that's why this number they can ask, ठीक है। what is the limit for workers for, so 300 right now it is there, already I discussed it, I hope you understood, ठीक है। conclusion and summary, ठीक है। तो already we have seen the act plays a crucial role in industry harmony, it balances the rights of employee and employers, awareness of provision is the key for, ठीक है, examination, already we have seen all the provisions, important provisions, sections, ठीक है। So this act plays a very very important role between harmony for between employee and employer, understood, ठीक है। तो ये दोस्तों ये रहा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, जिसमें हमने देखा सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, क्या क्या इंपॉर्टेंट पूछ सकता है एग्जाम में, उसके हिसाब से हमने डिस्कशन किया, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एमसीक्यूज देखेंगे, इस पर क्या क्या एमसीक्यूज बन सकता है, उसमें 40 से 50 क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, प्रोविजंस है, उस पर हम एमसीक्यूज बना के उस पर डिस्कशन करेंगे। और ये सारी चीज़ें आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, ठीक है। तो यू कैन ज्वाइन दिस थिंग्स ऑन, तो ऑल दोस PDFs, एवरीथिंग, वीडियोज यू विल गेट, टॉपिक वाइज MCQs, टेस्ट सीरीज, ई बुक यू विल गेट ऑन वाइट बोर्ड लेट्स स्टार्ट लर्निंग ऐप पे, ठीक है दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू अंडरस्टूड, आपको ये सारे प्रोविजन समझ में आए होंगे, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करिए MCQs, जो भी डाउट है हमको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू विद द नेक्स्ट न्यू कंटेंट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।